हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो है क्या? गुप्तकालीन भारत। पिछले क्लासेस में हमने कण्व वंश, सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन किया है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर प्राचीन भारत के इतिहास में अगर देखें तो मौर्य वंश और गुप्त वंश ये दोनों एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में आपके सामने उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट में पूरे राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी राज्य शासक हुए हैं, और दूसरे बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनकी संस्कृति, इनकी जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी सांस्कृतिक जीवन कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसी थी, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किसी बड़े साम्राज्य का अस्तित्व नहीं रहा। देखिए हमने क्या है, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा है। उनके बाद जो क्रम देखें आगे, तो वो शासक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उनको नहीं पढ़ाया है ना। थोड़ा सा ये कुषाण वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या, ये गुप्त वंश, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर इसका लिए हैं। ठीक है, फिर देखिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही पुनः राजनीतिक एकता क्या हुआ, स्थापित हो गया। गुप्त शासकों ने दिग्विजय कर एक बार फिर बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इनका क्या है, उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग, मतलब वर्तमान में आपका प्रयागराज है ना, इलाहाबाद था, अब को प्रयागराज कहते हैं, इसके निकट कौशाम्बी में क्या हुआ, इनका क्या हुआ, थोड़ा सा इनका उदय हुआ है। ठीक है, फिर देखिए इनकी जाति के बारे में बात करें तो थोड़ा सा गुप्तों के जाति के संबंध में मतभेद है, क्योंकि केपी जायसवाल ने इनको जाट कहा। आपको याद रखना है, जायसवाल से जाट। ठीक है, डॉक्टर राय चौधरी ने ब्राह्मण कहा है, गौरी शंकर ओझा ने इनको क्षत्रिय बताया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इसका कंफ्यूजन वाला पार्ट रहा है इनका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जानकारी के स्रोत के बारे में। तो एक थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर। मिसिंग क्या है, पुराण के बारे में। तो आपको वायु पुराण से आपका क्या है, गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलता है। मैंने आपको जब प्राचीन भारत की इतिहास स्टार्ट करने से पहले इतिहास को जानने के स्रोत बताया था, है ना, तो इन सब का वर्णन हो गया है। थोड़ा सा आपको वहाँ पुराणों में मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि वायु पुराण में क्या रहता है, ये वायु हमारा गुप्त रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुप्त वंश। ठीक है, फिर देखते हैं जैन बौद्ध ग्रंथ में, है ना, तो आर्य मंजू श्री मूल कल्प, ये क्या है आपका बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगा। चंद्रगर्भ परिपृच्छ, है ना, जैन ग्रंथ में हरिवंश, कुवल, है ना, यह माला, कुवलय माला। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। लौकिक साहित्य विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देखिए देवी चंद्रगुप्तम की अगर बात करें तो यहाँ आपको रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए अन्य साहित्य में देखें तो क्या है आपका अभिज्ञान संकुलतनम, ये भी आपका थोड़ा सा मिलता है। रघुवंशम कालिदास ने लिखा है, इसके यहाँ से आपको मिलता है। मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, हर्षचरित, वात्स्यायन का कामसूत्र, ये क्या है आपका पूरा साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, फिर देखिए अभिलेखी साक्ष्य के बारे में देखें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, यहाँ से आपको थोड़ा सा मिलेगा। और इनका वर्णन हम लोग आपको देखेंगे जब हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे उदयगिरी अभिलेख, जहाँ से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए कुमारगुप्त का विलसन स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, ये सब क्या है आपके प्रमुख स्रोत हैं। फिर देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में थोड़ा सा देखें तो इनमें देखिए फायान प्रमुख है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था 399 से 400 कुछ समय में। ठीक है, फिर देखिए ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर देखिए गुप्त काल के शासक और इनका शासनकाल। ठीक है, शासनकाल के बारे में देखते हैं तो यहाँ देखिए प्रमुख शासक में, तो प्रमुख में कौन है, श्रीगुप्त आपके प्रमुख हैं। जे क्या है 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। ठीक है, ये क्या है, गुप्त वंश का आदि राज है, मतलब ये पहले ही शासक है गुप्त वंश की। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद आए घटोत्कच,
और इन दोनों को क्या है आपका महाधिराज की उपाधि प्राप्त। फिर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, ये 319 से 335 तक है। फिर देखिए समुद्रगुप्त आए, ये क्या है 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर इनके बाद देखते हैं प्रमुख अन्य शासक में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रमुख शासक के बारे में देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा शासक के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए रामगुप्त 375 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, शासन किया, क्योंकि ये बहुत कम थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए 375 से 414 ईस्वी तक, ठीक है। फिर देखिए कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी सॉरी। फिर देखिए स्कंदगुप्त आते हैं 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। फिर आएंगे नेक्स्ट शासक भानुगुप्त, फिर आएगा विष्णुगुप्त, ये अंतिम शासक आपके रहेंगे 550 ईस्वी तक इनका अंत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसका बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पहले शासक आपका आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, और ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने ही क्या चलाया है, आपका गुप्त संवत चलाया है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए राज्याभिषेक 319 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से क्या किया है, इन्होंने विवाह किया, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत इन्होंने चलाया। गुप्त संवत और शक संवत देखे तो ये आपका 78 ईस्वी में है। इन दोनों के बीच का अंतर देखे तो क्या है, ये 241 वर्षों का क्या है, इनको अंतर आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए समुद्रगुप्त, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर देखें तो, क्योंकि ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने कहा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने नेपोलियन के समान ही विश्व विजय का स्वप्न देखा था, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें धरणीबंध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वास्तविक लक्ष्य इनका क्या था, धरणीबंध अर्थात पृथ्वी को बांधने का क्या है, प्रमुख लक्ष्य था। क्योंकि विश्व विजय का स्वप्न देखे हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के समान बांधेंगे पृथ्वी को तभी तो विश्व विजय हो जाएगा ना, सभी एक साथ समेटना चाहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। फिर देखिए इसने परम भट्टारा की उपाधि धारण की, कब, जब विक्रमांक व अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया तब। फिर देखिए विश्व विजय का स्वप्न देखा, मैंने पहले बता दिया है। दक्षिण को जीतने वाला प्रथम भारतीय शासक था, परंतु विजय के पश्चात स्वराज्यों को उनकी शासकों को वापस दे देता था, ठीक है। फिर देखिए इसने दक्षिण अभियान के दौरान 3 नीतियां अपनाई, जिन्हें ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह कहते थे। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि चौथा डेल देगा कौन सा सही नहीं है करके, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर देखिए हरिसेन ने इस नीति को क्या किया, ग्रहण, एक ग्रहण है नहीं, ग्रहण है, ठीक है, ये ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से पुकारा गया है हरिसेन के द्वारा। फिर देखिए समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का प्रबल समर्थक था। अगर गुप्त वंश में देखें तो आपका क्या है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित देखने को मिलेगा। अन्य धर्म को भी मानने वाले थे, लेकिन ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए वीणावादक तथा गरुड़ चिन्ह के युक्त इन्होंने क्या किया, सिक्के चलवाए, ठीक है। फिर देखिए यह संगीत प्रेमी था, ठीक है, इसे कविराज या बहु कविता की उपाधि दिया गया संगीत प्रेमी होने की वजह से। फिर देखिए श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में क्या है, बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए क्या किया, अनुमति मांगा, तो उसे क्या हुआ, अनुमति दे दिया गया, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। फिर देखिए समुद्रगुप्त के चारण कवि हरिसेन ने अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर, अशोक के जिन्होंने प्रयाग स्तंभ लेख लिखवाए थे, उन पर क्या किया, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अभिलेख लिखा, और जिन्हें क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह अभिलेख चंपू शैली में लिखा है दोस्तों। चंपू शैली कहने का अर्थ ये है आपके ये कविता मतलब गद्य और साथ साथ ये पद्य दोनों में आपका, सॉरी कविता मतलब नहीं, गद्य और पद्य दोनों में आपका ये लिखा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए इसके 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का क्या है, आपको उल्लेख देखने को मिलेगा यहाँ पर। फिर देखते हैं समुद्रगुप्त को गणराज्य के अंत के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने विश्व विजय का सपना देखा था, तो क्या कि जितने भी गणराज्य थे उनको क्या कर देते थे, हरा देते थे,
और उन्होंने क्या करते थे, उसका साम्राज्य अंत हो जाता था, समझो गणराज्य था वो अंत हो जाता था, इसलिए उसको उत्तरदायी माना जाता है। फिर देखिए समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कांची का शासक विष्णुगुप्त था। ये पल्लव वंश से संबंधित है ना, पढ़ा है हमने। और इनको क्या क्या पराजित किया गया था, ठीक है, इनके बारे में भी बढ़िया से अध्ययन करेंगे हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त क्या है, आपके विष्णुगुप्त के समकालीन था, या विष्णुगुप्त समुद्र के समकालीन थे। फिर देखिए समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 100 युद्ध जीते। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई इन्होंने, सोने की मुद्राएं। एक है आपका गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता और वीणासण। ये व्याघ्रहंता आपको हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ के नल वंश के शासक व्याघ्रराज को हराया था। फिर उसको हराने के बाद ही इन्होंने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था और व्याघ्रहंता नामक यह मुद्रा चलाई थी। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपके गरुड़ मुद्राएं क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय थी। फिर देखिए रामगुप्त के बारे में देखिए 375 से 375 ईस्वी में, तो यहाँ देखिए समुद्रगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था। पत्नी की रक्षा करने में ये असमर्थ था, इसलिए शकों से चंद्रगुप्त ने इनको क्या क्या बचाया, किसको, पत्नी की उनके, ठीक है, रामगुप्त की। फिर उनको क्या कर दिया, विशाख देव की देवी चंद्रगुप्तम में इसका क्या उल्लेख मिलता है। शकों से उन्होंने बचाया कि इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये कैसा व्यक्ति था जिन्होंने रामगुप्त की पत्नी से क्या कर दिया, विवाह किया। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा, तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी से क्या किया, विवाह किया। इसने उत्तर के 10 गणराज्यों का अंत कर गणारी की उपाधि दिया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसकी उपाधि दिया और किसकी उपाधि लिए करके, ठीक है, गणारी की उपाधि धारण की इन्होंने। फिर देखिए गुप्त शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन नामक एक जगह बनाया और उन्होंने क्या है, दूसरी राजधानी बनाया। इसी कारण इसे उज्जैन पूर्वराधीश्वर की उपाधि दिया गया। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते चलिएगा। सभी जितने भी उपाधि आपको मिल रहा है सब इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए धार्मिक सहिष्णुता की इन्होंने नीति अपनाई। वैष्णव धर्म के साथ साथ इन्होंने बौद्ध और शैव धर्म की भी क्या किए, यहाँ पर संरक्षण दिया गया। फिर देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें, है ना, तो मुख्य रूप से अगर चर्चा करें यहाँ पर, तो ये क्या है, आपके वैष्णव धर्म के संप्रदाय के अनुयायी थे, तरह इन्हें परम भागवत की उपाधि धारण किया था। किन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों को पराजित कर भारत में निष्कासित कर इन्होंने सकारी की उपाधि दिया था। मतलब गणारी और सकारी दोनों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को आएगा, ठीक है। अभी आगे देखिए इन्होंने शक को पराजित किया। फिर इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, चांदी के सिक्के चलाए जिसका नाम रूपक था, तथा विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। अपने सिक्कों में इन्हें सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है इनके सिक्के में, ठीक है। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। ये हमारे छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं भाई ना, आपको देखना पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं, कौन, रुद्रसेन, ठीक है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य का गुप्त साम्राज्य में विलय हो गया या उन्हें संरक्षण मिला। फिर देखते हैं उष्का संधि, मतलब ये आपके जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो संधि विग्रह व प्रधान सचिव कौन थे, तो वीरसेन आपके प्रमुख सचिव के रूप में जाने। उदयगिरी अभिलेख के अनुसार इनका उल्लेख मिलता है। फिर देखिए चीनी यात्री, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फाह्यान, ठीक है। चीनी यात्री फाह्यान क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस मंडली में कालिदास, वराहमिहिर, धर्मंतरी, अमर सिंह, क्षणपक, बेताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, वररुचि जैसे विद्वान थे। ये इनका थोड़ा सा अध्ययन हम लोग लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के, आप थोड़ा सा देखना इसका, ठीक है। फिर देखिए इन्हीं के शासन काल में उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है ना, उनका क्या किया, निर्माण हुआ। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ना, ये गलत है ना। फिर देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में अगर देखें, है ना, तो यहाँ देखिए इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए मयूर शैली के सिक्के इन्होंने चलाया जो कि क्या है, चांदी और रजत के सिक्के महाराष्ट्र के
1395 मुद्राएं आपको कहाँ मिला है, सतारा जिले में मिला है। फिर देखिए गुप्तों में पहला शासक जिसके सर्वाधिक 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे भीलसड़ का स्तंभ लेख। फिर देखिए इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, किन्होंने, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ देखिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। फिर देखिए अगर आगे देखें इन्हीं के बारे में, तो यहाँ देखिए इन्होंने अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्रों के संघर्ष का सामना पड़ा। मतलब ये क्या है, इन्होंने जो पुष्यमित्र के क्या है संघर्ष, इनको क्या करना, सामना करना पड़ा। थोड़ा सा देखिए लास्ट समय में ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। फिर देखिए मंदसौर अभिलेख के अनुसार वत्स भट्टी ने इनकी रचना की, किसकी, मंदसौर अभिलेख के बारे में बताया, रचना की। इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा पश्चिमी मालवा के सूर्य मंदिर का क्या किया, इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए स्कंदगुप्त क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भारत में हुणों का आक्रमण इन्हीं के समय से प्रारंभ हुआ। देखिए स्कंदगुप्त के समय मध्य एशिया के हुणों ने आक्रमण किया, परंतु हुण पराजित हुए। इस बात की अगर चर्चा करें कि हुण कौन है, तो यहाँ देखिए एक बर्बर जाति है। थोड़ा सा इनके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे, भारत में जो हुण है उनके बारे में। तो थोड़ा सा अलग से कलर का मैंने डाल दिया है। तो यहाँ देखिए हुण, ये हुण है ना, हुण मध्य एशिया के एक बर्बर जाति है। तिगिन को, ये तिगिन है, इन्हीं को क्या कहते हैं, हुणों का प्रथम राजा माना जाता है, जो गांधार का शासक था। भारत में हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। इसका नेता खुशनवाज था। ठीक है। फिर देखिए इसका स्कंदगुप्त और हुणों के बीच का वर्णन, ठीक है, स्कंदगुप्त और हुणों के बीच का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन भीतरी स्तंभ लेख में आपको देखने को मिलेगा। गुणों का द्वितीय, सॉरी गुणों नहीं है ना, ये हुणों है, ठीक है, ये हुणों है ना। हुणों का द्वितीय आक्रमण तोरमार के नेतृत्व हुआ, जो उसने पवयन नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। तोरमार के बाद उसका पुत्र जो हुआ मिहिरकुल हुआ पुत्र, इन्होंने भी अपना राज्य स्थापित किया और उसकी राजधानी सियालकोट थी। ठीक है। उसके ग्वालियर अभिलेख से क्या हुआ, इनका थोड़ा सा ज्ञात मिलता है कि वह एक शिव भक्त था। ठीक है। अभी इनका मतलब ये नहीं है भाई ये आपका कुमारगुप्त का है ना, ठीक है, सॉरी स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त का है कि ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि ये शिव भक्त था स्कंदगुप्त। फिर देखिए स्कंदगुप्त की उपाधि थी शक्रादित्य। ठीक है। कहोम अभिलेख के अनुसार इनका क्या है, वर्णन है इसमें। ठीक है। फिर देखते हैं स्कंदगुप्त के ने वृषभ शैली के सिक्के चलाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वृषभ शैली के सिक्के चलाए। स्कंदगुप्त के अंतिम समय में गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगा। जब स्कंदगुप्त का लास्ट शासन काल हुआ तो उस समय क्या हुआ, ये इनका जो गुप्त वंश है वो नीचे माने तरक्की ना करके वह नीचे उतरने लगा। ठीक है। फिर देखते हैं भानुगुप्त के बारे में। तो भानुगुप्त के देखें तो एरण अभिलेख खुदवाए इन्होंने। पहली बार सती होने का उल्लेख मिलता है, कहाँ से, तो एरण अभिलेख में ही इसका वर्णन है। एक मित्र थे किसके, भानुगुप्त के, जिनका नाम क्या था, गोपराज ना, मित्र था गोपराज उनका नाम था। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। तो इनका था, तो उस समय क्या थे, हुणों का विरुद्ध युद्ध होता था, तो भानुगुप्त की ओर लड़ता हुआ ये मारा जाता है। मतलब ये भानुगुप्त की तरफ से लड़ रहे थे और इसको क्या कर दिया, हुणों ने मार डाला। और मारने के बाद ये क्या है, उसकी पत्नी ने अग्नि में जलकर क्या हुआ, सती हो गई। मतलब इसी समय से ही सती प्रथा का क्या है, अभिलेखीय साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा और भारत में सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। फिर देखिए विष्णुगुप्त जो कि अंतिम शासक हैं और हमारा जो वीडियो है लास्ट की ओर आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए ये अंतिम शासक है। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख से विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः उसका पुत्र था और 550 ईस्वी तक राज्य का करता रहा। इसके बाद गुप्त वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। थोड़ा सा मैंने बताया कि कुछ परवर्ती गुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे, तो पुरुगुप्त थे। पुरुगुप्त के फिर कुमारगुप्त द्वितीय आए, फिर बुधगुप्त आए, फिर नरसिंहगुप्त, बालादित्य आए, फिर देखिए भानुगुप्त आए, है ना। फिर देखिए यहाँ पास कौन कौन आए, तो यहाँ देखिए भानुगुप्त आए, भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त आए, वैन्यगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय आए, फिर उसके बाद आए विष्णुगुप्त
अंतिम शासक। ये थोड़ा सा आपको ये क्रम आपको थोड़ा सा देखने को पड़ेगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। हाँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया कि लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे करके, तो ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनके 9 प्रमुख रत्न कौन है करके। तो यहाँ देखिए, है ना, तो यहाँ देखिए छपका है ना, छड़पका है ना, छंपका है, ज्योतिष विद्या से संबंधित थे और ज्योतिष शास्त्र पर भी इन्होंने क्या किया, रचना किया। धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित है, आयुर्वेद चिकित्सा की पुस्तक इन्होंने लिखी। धन्वंतरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में हमारे यहाँ क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर चल रहा है इसलिए, ठीक है। फिर देखिए कालिदास नाटक व काव्य से संबंधित है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत हरिवंशम, इस टाइप का इन्होंने क्या किया, रचना किया, ठीक है। अमर सिंह देखें तो शब्दकोश रचना थे, अमरकोश इन्होंने क्या किया, रचना किया। फिर वराहमिहिर ज्योतिष विज्ञान बृहद संहिता का इन्होंने रचना किया। वरुचि की बात करें तो व्याकरण संस्कृत इन्होंने क्या किया, लिखा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपका, है ना, उसके बाद क्या है आपका, शंकु वास्तुकला से संबंधित शिल्प शास्त्र का इन्होंने क्या किया, रचना किया। वेताल भट्ट देखिए, जादू स्पष्ट दिख रहा है, वेताल भट्ट ऐसा करके बोलते हैं ना, है ना, इस टाइप का फट बोलते हैं उस टाइप का। यहाँ देखिए मंत्र शास्त्र से संबंधित है ये आपका। फिर देखिए हरिसेन, ये भी एक कवि हैं, इन्होंने क्या किया, कविता की रचना किया। और इसी ने ही क्या किया आपका, देखे तो यहाँ पास, है ना, तो यहाँ पास क्या है, इन्होंने आपका थोड़ा सा इन्होंने प्राग प्रशस्ति का उल्लेख किया है, ठीक है। तो देखिए आज का वीडियो आपका यहीं तक है दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को